चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपसे जन्म कुंडली में बनने वाले अलग अलग प्रकार के ऋण के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऋण का अर्थ होता है कर्ज। अब आप सोच में होंगे कि जन्म कुंडली पे कैसा ऋण, जन्म कुंडली में कैसा कर्जा। जी हाँ दोस्तों, जन्म कुंडली में भी कई प्रकार के ऋण बनते हैं जो कि हमारे पूर्व जन्म या हमारे बुज़ुर्गों के कर्मों पर आधारित होते हैं। दुनियावी ऋण से तो हो सकता है शायद आप बच भी जाएं, मगर ग्रहों के ऋण से, बुज़ुर्गों के ऋण से बचना बिल्कुल नामुमकिन है। और कई बार तो ये ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म जन्मांतरों तक आपका पीछा नहीं छोड़ते, जब तक कि आप इन ऋणों का ठीक तरह से उपाय न कर लें। ऋण के पीछे दोस्तों लाल किताब के मुताबिक दो हालतें बताई गई हैं, दो शर्तें बताई गई हैं, जिनमें से आज मैं पहली शर्त या ऋण के संबंध में पहली हालत के बारे में आपसे जिक्र करूंगा। आगे चलकर ऋण की दूसरी शर्त या दूसरी हालत के बारे में आपसे चर्चा करूंगा और ऋण के उपाय किस प्रकार से किए जाएं इस बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। तो आइए दोस्तों, आज हम ऋण की पहली हालत, पहली शर्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करें। जैसा कि आप अपने सामने इस चित्र में देख रहे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाव नंबर 9 में गुरु यानी कि बृहस्पति विराजमान है। और यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति नवम भाव में स्थित हो और साथ ही बुध द्वादश भाव में स्थित हो, तो ये एक प्रकार का ऋण बनता है। ये एक प्रकार की ऋण की पहली शर्तों में से एक शर्त मानी जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में नवम भाव में सूर्य विराजमान हो और साथ ही पंचम भाव में बुध विराजमान हो, तो ये भी ऋण पित्र की पहली शर्त में से एक अन्य प्रकार है, एक अन्य नियम है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में नवम भाव में चंद्रमा विराजमान हो और साथ ही उसी समय जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में बुध विराजमान हो, तो ये भी ऋण पितर की पहली शर्त का एक नियम है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में नवम भाव में शुक्र विराजमान हो और उसी समय द्वितीय एवं सप्तम भाव में, दोनों में से किसी भी एक भाव में बुध विराजमान हो, तो ये भी ऋण पित्र की पहली शर्त का एक नियम है। इसी प्रकार यदि नवम भाव में मंगल विराजमान हो और साथ ही प्रथम या अष्टम भाव में बुध विराजमान हो, तो ये भी ऋण पित्र की पहली शर्त का एक नियम है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में नवम भाव में शनि विराजमान हो और साथ ही दशम या एकादश भाव में बुध विराजमान हो, तो ये भी ऋण पित्र की पहली शर्त का एक नियम है। इसी प्रकार नवम भाव में राहु बैठा हो और द्वादश भाव में बुध बैठा हो एवं नवम भाव में केतु विराजमान हो एवं छठे भाव में बुध विराजमान हो, तो इस प्रकार दोस्तों, ये जो उपरोक्त आपने जितने भी नियम देखे, ये सभी नवम भाव से संबंधित थे। इसके पीछे जो कारण है वो ये कि जो भी ग्रह नवम भाव में बैठा हो और उसकी जड़ में यदि बुध आकर के बैठ जाए, तो ऋण पित्र की पहली शर्त मानी जाएगी। जैसे कि यहाँ केतु नवम भाव में है और केतु की जो जड़ है
वो छठे भाव में मानी गई है, जहाँ की बुध बैठ गया। तो ये ऋण पित्र की अलग अलग 9 ग्रहों से संबंधित, उनकी जड़ में बुध के बैठने से अलग अलग जो 9 प्रकार की स्थितियां बनती हैं, इसे हम ऋण पित्र की पहली शर्त या पहली हालत मानते हैं, जो कि जन्म कुंडली में ऋण बनाने में एक प्रकार से मुख्य भूमिका निभाती है। इसी प्रकार ऋण पित्र की दूसरी शर्त के बारे में मैं आपसे आगे चलकर चर्चा करूंगा, और इन ऋण पित्र के क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए, कैसे इन ऋणों से हमें शांति मिल सकती है, कैसे इन ऋणों से हम बच सकते हैं, उसके बारे में भी आपसे आगे चलकर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।